welcome back in the quantum classes, the finest easiest ever way to learn the concept of physics. But in previous lectures, we have already discussed about the basic concepts of alternating current. But in previous lecture, we have also discussed about root mean square value of alternating current, mean value of alternating current. But we also discussed about the difference between RMS value and mean value. How RMS value is much better than mean value. Why RMS value is important. But from now, in this lecture, we will going to discuss about reactance, impedance, and the most important topic of this lecture, AC voltage applied to resistor. ओके बच्चा तो हम आज पढ़ेंगे रिएक्टेंस, इम्पीडेंस और एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर। और बच्चा यहाँ से इस अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से बच्चा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी, सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। आज तो बस ट्रेलर चलेगा। ट्रेलर इसलिए क्योंकि एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर एक बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन आपका माइंड सेट करेगा कि आगे आने वाले लेक्चर्स कैसे चलेंगे। ओके, ये अभी रजिस्टर के लिए है, रजिस्टर के लिए कर रहे हैं, वही हमें कैपेसिटर के लिए करना होगा और इंडक्टर के लिए करना होगा बच्चा। ओके, तो यहाँ से आपके आने वाले जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी। और बच्चा मैंने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आल्सो कहा था, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चा LCR सर्किट एंड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो हो जाएगा नॉर्मली, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, लेकिन बच्चा LCR सर्किट जो 5 मार्क्स में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग कंडीशन, अनुनाद की स्थितियां क्या होती हैं बच्चा, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बच्चा एलसीआर सर्किट से। और वो एलसीआर सर्किट की जर्नी कहां से स्टार्ट होगी, उसकी सीढ़ियां कहां से है, इन्हीं लेक्चर से बच्चा। सिर्फ 1 से 2 लेक्चर में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। अभी हम रजिस्टर के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर के बच्चा हम इंडक्टर के लिए करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एलसीआर सर्किट की तरफ पहुंचेंगे। तो बच्चा ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम समझते हैं रिएक्टेंस क्या है और इंपीडेंस क्या है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, रिएक्टेंस को कहते हैं प्रतिघात और इंपीडेंस को कहते हैं बच्चा प्रतिबाधा। इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इंग्लिश में तो एक को रिएक्टेंस कहते हैं, दूसरा इंपीडेंस कहते हैं। क्या होता है ये अभी समझेंगे हम इसे, बट हिंदी में बच्चा इसे कंफर्म रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। एक प्रतिघात है, एक प्रतिबाधा। साउथ इंडियन मूवी में नहीं होते हैं प्रतिघात, बाहुबली मूवी में शायद कहते थे अटैक, तो साउथ की मूवी में नहीं होता प्रतिघात, तो वही प्रतिघात है। ठीक है, प्रतिघात किसे कहते हैं, रिएक्टेंस को। एंड प्रतिबाधा, इंपीडेंस, ये क्लियर रखना अगर आप हिंदी मीडियम से हो। रिएक्टेंस और इंपीडेंस क्या है बच्चा, एक तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम पहले से जानते हैं। नाम नया है हमारे, जो ये नेम है ये नया है, लेकिन कॉन्सेप्ट पुराना है। क्यों कह रहे हैं हम कॉन्सेप्ट पुराना है, क्योंकि बच्चा हमने 10th में रिएक्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इसे अच्छे से देखा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10th को हम फिर से याद करें, कोई सर्किट है और सर्किट में अगर बच्चा कोई रजिस्टर लगा हुआ है, जैसे कोई प्रतिरोध रजिस्टर लगा हुआ है बच्चा, तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के पाथ में, करंट के मार्ग में जो भी रुकावट है, हिंड्रेंस उत्पन्न हो बच्चा, उसी को हम क्या कहते थे, रेजिस्टेंस कहते थे। अगर किसी सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ है तो उस सर्किट में करंट के फ्लो होने के पाथ में जो भी हिंड्रेंस आता था बच्चा, हम उसी को रेजिस्टेंस कहते थे बच्चा। अगर उसमें रजिस्टर लगा हुआ है तो सेम चीज है, सेम काम है, करंट के फ्लो में हिंड्रेंस आएगा अगर। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंस है। और बच्चा यहाँ पे रिएक्टेंस है ना, ये 2 टाइप के होंगे। ठीक है, पहला रिएक्टेंस होगा बच्चा पहला होगा यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चा। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे हिंदी में कहेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा बच्चा, सेम यही चीज, कॉन्सेप्ट वही। करंट के फ्लो, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके पाथ में हिंड्रेंस पैदा होगा, रुकावट पैदा होगी। लेकिन बच्चा क्योंकि ये इंडक्टिव है, इसको इंडक्टिव कहा गया, इसलिए यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा हमारे लिए इंडक्टर। ओके, यहाँ पे इंडक्टर लगा होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे ही बच्चा हमारे पास है एक और रिएक्टेंस होता है हमारे पास। आप जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे थे, एक और टाइप का रिएक्टेंस होता है और ये हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस शॉर्ट में लिख देते हैं। अगेन आप तो समझ गए होंगे ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। जब रजिस्टर लगा हुआ तो रेजिस्टेंस कहते थे, जब इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टेंस कह रहे हैं, और जब बच्चा कैपेसिटर लगा होगा, जब यहाँ पे इंडक्टर ना लगा हो और इंडक्टर की जगह बच्चा क्या लगा हो, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हो, इस तरह से कैपेसिटर लगा हो, देन बच्चा क्या कहेंगे, अगर करंट के मार्ग में, करंट जिस पाथ में फ्लो हो रहा है, सर्किट में फ्लो हो रहा है, अगर उसमें हिंड्रेंस पैदा हो, रुकावट आए, देन बच्चा उसे कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इफ उस सर्किट में, यदि उस सर्किट में कैपेसिटर मौजूद है, कैपेसिटर प्रेजेंस है। ओके, तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में और उस सर्किट में अगर हिंड्रेंस पैदा हो, अगर उसमें रजिस्टर लगा हो तो रेजिस्टेंस कहेंगे, अगर इंडक्टर लगा हो सर्किट में बच्चा
तब हम उससे क्या कहेंगे, कौन सा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे बच्चा बेटी। अगर उस सर्किट में कैपेसिटर लगा हो तब उससे क्या कहेंगे हम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे बच्चा बेटी। इज इट क्लियर? इसलिए बोला था ये कॉन्सेप्ट पुराना ही है, नाम नया है, ठीक है। तो जैसे कि आपने काम रजिस्टर का पढ़ा था, रेजिस्टेंस था, वैसे ही बच्चा बेटी रेजिस्टेंस के जैसा ही इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ओके, तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिघात। और बच्चा बेटी याद रखना, इसे किस चीज से शो करते हैं, इसे हम शो करते हैं एक्स से, एक्स यहाँ लिखा हुआ ना, एक्स से शो करते हैं। अगर बच्चा बेटी हम इंडक्टिव की बात करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे तो हम इसे शो करते थे एक्स एल से शो करेंगे बच्चा बेटी, ध्यान रखना। और वैसे अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें बच्चा बेटी, तो कैपेसिटिव के लिए हम क्या दिखा देंगे, और कैपेसिटिव के लिए हम दिखा देंगे एक्स और कैपेसिटिव सी, एक्स और बेस में सी। ओके, तो ये हो गया बच्चा बेटी रिएक्टेंस। आई होप क्लियर होगा। अगेन बच्चा बेटी अगला टॉपिक क्या है, इंपीडेंस। इंपीडेंस के लिए भी मैं सेम बात कहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए पुराना ही है, नाम नया है। तो ये कैसे डिफरेंस है बच्चा बेटी, कैसे डिफरेंट है रिएक्टेंस से इंपीडेंस। देखो, अगर किसी सर्किट में, इफ किसी सर्किट में पहले से ही प्रेजेंट है पीछे, आप ये मान लो कोई रजिस्टर है जो पहले से ही प्रेजेंट है किसी सर्किट में बच्चा बेटी। अगर उस सर्किट में बच्चा बेटी हमने ऐड कर दिया कोई इंडक्टर ऐड कर दिया बच्चा बेटी, देन बच्चा बेटी सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगा उसमें जो भी हिंडरेंस उत्पन्न होगी, रुकावट उत्पन्न होगी बच्चा बेटी, अब हम इसे रिएक्टेंस नहीं कहेंगे या रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे। अगर सिंगल रजिस्टर होता तो हम उसे रेजिस्टेंस कह देते हैं, अगर सिंगल वहाँ पे इंडक्टर होता तब हम उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कह लेते बच्चा बेटी। लेकिन यहाँ पे ना ही सिंगल इंडक्टर है ना ही सिंगल रजिस्टर है। देन बच्चा बेटी हम वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं इंपीडेंस का। और ये सिर्फ तब की केस नहीं है जब यहाँ पे इंडक्टेंस हो, ठीक है, इंडक्टर हो। अगर यहाँ पे इंडक्टर ना हो करके, सपोज यहाँ पे इंडक्टर ना हो करके कोई कैपेसिटर भी हो, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस अपनी जगह पर रहेगा बॉस, रेजिस्टेंस नहीं हिलने वाला है। इंडक्टर ना होकर वहाँ कैपेसिटर हो बच्चा बेटी, तब आप क्या कहोगे इसे, ये अगर सिंगल होता तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ये सिंगल होता तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। लेकिन कोई भी सिंगल नहीं है, दोनों साथ में है, देन बच्चा बेटी वहाँ पे यूज होता है इंपीडेंस। ओके, आप समझ गए। अगर किसी एक सर्किट में रजिस्टर के साथ इंडक्टर हो या फिर रजिस्टर के साथ कोई कैपेसिटर हो बच्चा बेटी, देन उस सर्किट में करंट में जो हिंडरेंस पैदा हो, रुकावट पैदा हो बच्चा बेटी करंट के फ्लो में, उसी को हम इंपीडेंस कहते हैं। तो हर जगह बात किसकी हो रही है, हिंडरेंस की होती है, रुकावट की हो रही है। सिंगल रजिस्टर हो तो रजिस्टेंस, सिंगल इंडक्टर हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंगल कैपेसिटर हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर दोनों एक साथ हो, कोई भी दो एक साथ चल रहे हो रजिस्टर के साथ, या तो इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, देन बच्चा बेटी हम उसे क्या कहेंगे, इंपीडेंस। समझ गए। ये जो भी हैं इनकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, हिंदी इंग्लिश बहुत बच्चा बेटी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, ये जेड से दिखाते हैं, ठीक है, इसे जेड से शो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडक्टर के लिए जेड अलग होगा और कैपेसिटर के लिए जेड सी। कभी इसको जेड सी ऐसे मत दिखा देना, कभी जैसे हम इसको एक्सएल और एक्ससी से डिनोट कर रहे हैं ना, तो कभी ये मत दिखा देना अगर कि इधर कैपेसिटर प्रेजेंट है तो हम एक्ससी से डिनोट कर रहे हैं बच्चे बेटी, ऐसे डिनोट नहीं करते हैं हम, इसको नॉर्मली जेड से ही दिखाते हैं। ओके, तो सिंपल है, अगर रजिस्टर के साथ इंडक्टर या फिर कैपेसिटर प्रेजेंट हुआ देन हम उसे इंपीडेंस कहते हैं। अगला टॉपिक बच्चे बेटी एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर। और बच्चे बेटी यही हमारा अभी का मेन टॉपिक है। ये तो बेसिक्स थे, ये तो बेसिक्स क्लियर करेंगे आपको। प्रतिघात, प्रतिबाधा, हिंदी के नाम में याद रखना, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रतिघात, प्रतिबाधा, रिएक्टेंस, इंपीडेंस बच्चा बेटी। ओके, अब एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर, ये टॉपिक बच्चे बेटी बहुत ध्यान से देखना। और इसी टॉपिक पे बेस बच्चे बेटी ये पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। और लास्ट टॉपिक मिलेगा बच्चे बेटी आपको एलसीआर सर्किट, जो कि इस टॉपिक का एंडिंग होगा। ओके, तो एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर का क्या मतलब हुआ बच्चे बेटी, पहले हम समझते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर, देखो ये तो सिंपल है ना। कोई अगर सर्किट है, ये कोई सर्किट है, ओके, कोई सर्किट है और इसमें एसी वोल्टेज दिया गया है। आप देख सकते हो ये साइन किसको डिनोट करता है। अगर कोई सर्कल देखे और ऐसे में साइन देखे बच्चे बेटी, तो समझ लेना यहाँ पे एसी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। ओके, तो किसी भी सर्किट में अगर ये मिल गया, ओके, जैसे डीसी करंट में करंट सप्लाई को हम यहाँ पे सेल या बैटरी से शो करते थे, वैसे एसी में इससे शो करते हैं। और क्योंकि एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर है, तो ये जो है बच्चे बेटी ये एसी वोल्टेज है। और एसी वोल्टेज को हम पहले से जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको समझा रहा हूँ। उसमें वी को किससे डिनोट करते थे, वी इक्वल V0 साइन ओमेगा टी से बच्चे बेटी, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। आई को I0 साइन ओमेगा टी से अल्टरनेटिंग करंट के केस में हम डिनोट करते हैं। अब क्या एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर, मतलब इस सर्किट में क्या अप्लाई किया गया, एक रजिस्टर है, ठीक है। ये एसी वोल्टेज वाला सर्किट है और इसमें एक रजिस्टर अप्लाई किया गया है, रजिस्टर। तो रजिस्टर हमें पता है, यहाँ पे बना दो आप एक रजिस्टर, या रजिस्टर एक शो कर दो, सिंगल रजिस्टर है, ठीक है। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा। ये रजिस्टर को हमें पता है कैसे डिनोट करते हैं हम, आर से शो करते हैं। ओके, देखो बच्चे बेटी ये तो हो गया डायग्राम, ठीक है, या फिर सर्किट को हमने शो कर दिया। लेकिन इस डेरिवेशन का मकसद क्या होता है, ये पूछना क्या चाहते हैं बच्चे बेटी,
सिंपली ये पूछना चाहते हैं बच्चे बेटी, एट द एंड लास्ट में हमें पता चलेगा बच्चे बेटी, हमें वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच में फेज दिखाना होता है, फेज शो करना होता है बच्चे बेटी। फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज क्या होता है, ठीक है। ये फेज डिफरेंस वर्ड आप शायद पहली बार सुन रहे हो, तो मैं इन शॉर्ट आपको समझा दूं। फेज का मतलब है ना कि हमें पता करना है कि जो वोल्टेज है वो करंट से आगे चल रही है या पीछे, या फिर बोल लो जो करंट है वो वोल्टेज से आगे चल रही है या पीछे। अगर वोल्टेज करंट से आगे चल रही है देन हम बोलेंगे वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, और अगर वोल्टेज बच्चा बेटी पीछे चल रही है तो हम कहेंगे लैग कर रही है, लैगिंग हो रहा है, वोल्टेज का लैगिंग चल रहा है करंट के रिस्पेक्ट में बच्चा बेटी। और अगर वोल्टेज आगे चल रही है तो हम कहेंगे वोल्टेज लीड कर रहा है करंट के रिस्पेक्ट में। इसे हिंदी में कहते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ लीड करना, आगे चलना, उसे कहते हैं अग्रगामी हिंदी में। और बच्चा बेटी जो कह रहा हूँ मैं पीछे चलना, लैगिंग करना, उसी को हिंदी में कहते हैं बच्चे बेटी पश्चगामी। लीड करना मतलब अग्रगामी, लैग करना मतलब पश्चगामी। ओके, सिंपल सा हमें यही पता करना है। जो भी हमें निकालना है ना, अप्लाई टू रजिस्टर, फिर आएगा बच्चे बेटी इंडक्टर, फिर आएगा कैपेसिटर, हर जगह बच्चा बेटी मेन काम हमारा यही होगा कि हम करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस शो करेंगे कि कौन कितना आगे चल रहा है, कोई आगे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। और वो कैसे होगा बच्चे बेटी पता, इस डेरिवेशन, जो डेरिवेशन छोटा सा है, सिंपल सा है, आप समझो धीरे धीरे। ये स्टार्टिंग है लेक्चर आपके लिए, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चे बेटी अगर आप नेक्स्ट लेक्चर तक कंटिन्यू हो। ठीक है, तो रिएक्टेंस क्या है, इंपेडेंस क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप बच्चे बेटी ये सब क्लियर होगा। ठीक है, तब आते हैं आज के मेन डेरिवेशन पे। एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर। हमें पता है बच्चे बेटी फ्रॉम ओम्स लॉ आई इक्वल क्या आता है, वी अपॉन आर, या फिर बोल लेते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है बच्चे बेटी, सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ वी इक्वल आई आर, ये होता है ना वी इक्वल आई आर। तो यहाँ पे बच्चे बेटी अगर हमें करंट निकालना हो तो करंट इक्वल कितना हो जाएगा, आई इक्वल, ये हो जाएगा वी अपॉन आर। और अल्टरनेटिंग करंट के केस में बच्चे बेटी वी को किससे डिनोट करते हैं, वी जीरो साइन ओमेगा टी से। देन क्या हो जाएगा बच्चे बेटी, वी जीरो साइन ओमेगा टी, वी की जगह आ जाएगा वी जीरो साइन ओमेगा टी, और अपॉन में आ गया बच्चे बेटी आर। इज इट क्लियर? अब क्या करना है बच्चे बेटी, वी जीरो अपॉन आर, हमें पता है वोल्टेज अपॉन करंट, हमें पता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। यहां पे भी देखो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, करंट के इक्वल है बच्चे बेटी। और ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज इसके नीचे मैंने ये जीरो लिखा है, नॉट लगाया, इसका मतलब है बच्चे बेटी प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुका हूं, किस वोल्टेज के नीचे या किस करंट के नीचे नॉट लगता है, जो पीक वैल्यू वाला हो, एम्पलीट्यूड हो, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू वाला। तो बच्चे बेटी यहां पर आ जाएगा आई इक्वल वी जीरो अपॉन आर, क्योंकि वी अपॉन आर इक्वल होता है बच्चे बेटी करंट, तो ये हो जाएगा आई, और क्योंकि वी जीरो था इसलिए आएगा आई जीरो, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज था इसलिए जो करंट होगा वो भी मैक्सिमम करंट होगा, आई जीरो। और देन ये हो गया बच्चे बेटी साइन ओमेगा टी। ओके, ये हो गया हमारे पास ये आंसर। और बच्चे बेटी यहां पे हम लिख देंगे, शो कर लेंगे वेयर, जहां, अगर हिंदी में हो तो हिंदी में लिख लोगे आप, जहां वेयर आई जीरो कैसे आया बच्चे बेटी, वेयर आई जीरो इक्वल वी अपॉन आर। ठीक है, या फिर आर इक्वल कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्टेंस आर इक्वल वी अपॉन आई जीरो। ओके बच्चे बेटी, सिंपल है ना, बेसिक यहीं से कंप्लीट हो गया, सिंपल सा डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन है, देखना ये डेरिवेशन है, छोटा मोटा नन्ना सा, ठीक है, ये इतना सा, देखो इतना सा तो है, यहां से बेचारा स्टार्ट हुआ था और यहां पे एंड भी हो गया, तो यहां से स्टार्टिंग था, ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन बच्चे बेटी मैंने जैसे कहा था, इन टॉपिक का मेन फोकस किस पे है, मेन फोकस है हमें पता करना है अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो वोल्टेज और आई करंट के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, कौन किसे लीड कर रहा है, कौन किसे लैग कर रहा है, कौन अग्रगामी है, कौन पश्चगामी है बच्चे बेटी। और ये सिंपली पता चल रहा है इससे। देखो हमारा आंसर क्या आया, देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है वी इक्वल, ये आई इक्वल आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये करंट की वैल्यू है। और बच्चे बेटी हमें पता है वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी इक्वल वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो कौन किसे लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, ये सब पता चलेगा इनके एंगल से। ये जो एंगल दिख रहा है ना पीछे ओमेगा टी, ये पीछे साइन के पीछे जो एंगल है उसी से सब बच्चे बेटी हमें सब पता चलेगा, और यही मेन चीज़ है, इसी पे हमें फोकस करना है। तो देखो वोल्टेज कितना है, मैं अगर इनको साथ में लिख दूं, अगर मैंने यहाँ पे साथ में लिख दूं तो वोल्टेज कितना है, वी इक्वल वी जीरो साइन ओमेगा टी वोल्टेज है। और बच्चे बेटी करंट कितना है, करंट है आई इक्वल आई जीरो साइन ओमेगा टी। एंगल देखो पीछे, एंगल देखो, इसका एंगल भी ओमेगा टी है, इसका एंगल भी ओमेगा टी है। ओमेगा टी के जगह सपोज बच्चा बेटी हो जाए 45 डिग्री, तो ये हो गया वी जीरो साइन 45 डिग्री, नीचे आई जीरो साइन 45 डिग्री। दोनों ही बच्चा बेटी अगर 45 डिग्री पे इंक्लिन्ड है, झुके हुए हैं, तो कोई फेज डिफरेंस हुआ, हम कह सकते हैं कौन अग्रगामी है, कौन पश्चगामी है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, नहीं है ना।
तो क्योंकि दोनों के बीच एंगल सेम है बच्चा पार्टी, इसलिए हम कहेंगे इस केस में, रिएक्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस के केस में बच्चा पार्टी, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल सेम है ओमेगा टी, इसलिए बच्चा पार्टी हम यहाँ पे क्या रिजल्ट पाएंगे, क्या पता चलेगा हमें कि वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के केस में बच्चा पार्टी सेम फेज में होते हैं, इनके बीच फेज डिफरेंस नहीं होता है, या फिर बोलो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। क्या कह लेंगे बच्चा पार्टी यहाँ पे, हैंस ये चीज़ मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ हैंस, हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चा पार्टी, हैंस अर्थात क्या है बच्चा पार्टी, फेज डिफरेंस को मैं शॉर्ट में ये लिख देता हूँ, फेज डिफरेंस इज इक्वल 0, क्योंकि दोनों के बीच एंगल सेम है। और बच्चा पार्टी यहाँ पे अब काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें बनाना है ग्राफ, सिर्फ इतने से काम खत्म नहीं हो जाएगा हमारा, हमें यहाँ पे ग्राफ शो करना है दोनों के बीच फेज डिफरेंस का, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बच्चों, बहुत सिंपल है, थोड़ा अभी सब्र रखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, अभी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है हमें। ओके, तो पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे शो होगा बच्चों। देखो ग्राफ सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गया, आप ऐसा रखो, ये अलग है, ये ठीक है, ये अलग है, और ये बच्चों यहाँ पे अब इस साइड हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ इसका, इस केस में। तो ग्राफ बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कैसे होते हैं इसके ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ होता है, ऐसा ये हो गया, ऐसे में एक्स वाई एक्सिस ले लिया बच्चों हमने इसे टाइम में डिवाइड कर लेना बच्चों, और ये हो जाएगा सिंपली, अगर सिंपल सा ग्राफ लूँ मैं, अगर बच्चों मान लिया ये ग्राफ है हमारे लिए वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज कितना है V0 साइन ओमेगा टी, और ये हो गया बच्चों V0 साइन ओमेगा टी, वोल्टेज के लिए ग्राफ ये ब्लैक वाला। ओके, और यहाँ पे हमें टाइम बांट लेते हैं, ये टाइम हो गया स्टार्टिंग 0 टाइम पे, ये हो गया बच्चों टी हाफ सब टाइम पे, ये हो गया बच्चों टी टाइम पर। ओके, तो ये तो वोल्टेज का ग्राफ हो गया, और क्योंकि हमने कहा यहाँ पे कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, यानी फेज डिफरेंस 0 है, दोनों साथ साथ चल रहा है, ये देखो कितना अच्छा है ना, फेज डिफरेंस 0 का सिंपल सा मतलब है कि वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहा है, साथ निभाना साथिया, वोल्टेज और करंट, राशि बहु क्या छोड़ो, करंट क्या है, फेज डिफरेंस सेम है, मतलब जब वोल्टेज टॉप पर होगा तो उसी समय करंट भी टॉप पर होगा, और जब वोल्टेज डाउन पे होगा तो करंट भी डाउन पे होगा। इट मीन्स बच्चे बट इसका ग्राफ बनेगा ऐसे में, देखो जब करंट टॉप पर है, करंट टॉप पर कब है, जब वोल्टेज भी टॉप पर था, देखो दोनों की पीक वैल्यू सेम टाइम पर आ रही है। और वैसे बच्चे बटी जब वोल्टेज अपने 0 पॉइंट पे है, वैसे ही बच्चे बटी करंट 0 पॉइंट पे है, फिर अगेन जब वोल्टेज अपने पीक वैल्यू पर है, इधर पीक वैल्यू पे है बच्चे बटी, तो उसी समय में ये जो करंट है ये भी अपने पीक वैल्यू पे होगा माइनस साइड में, और ये हो गया बच्चे बटी ऐसे, तो इनका बीच का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इस ग्राफ को आगे कंटिन्यू रखना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, और ये भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ बन गया बच्चे बटी हमारा। ठीक है, ये रेड वाला किसके लिए था, ये रेड वाला है बच्चे बटी करंट के लिए, और करंट के लिए क्या हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। अब समझ गए ग्राफ, जब करंट टॉप पर होगा उसी समय वोल्टेज भी टॉप पर होगा, जब करंट अपने 0 पॉइंट पे होगा तो वोल्टेज भी 0 पॉइंट पे होगा, साथ निभाना साथिया, V0 I0। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चे बटी इनका ग्राफ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे कहेंगे, सदिश निरूपण कैसे करेंगे बच्चे बटी, देखो सदिश निरूपण, और ध्यान रखना यहाँ पे ग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे बटी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, LCR टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए बच्चे बटी। ठीक है, LCR इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, बहुत बार बोल चुका हूँ बच्चे बटी, और LCR सर्किट में ना इस ग्राफ का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा तो बोलो होता ही नहीं है LCR सर्किट में। LCR सर्किट में होता है बच्चे बटी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का यूज। ठीक है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, V0 I0 का, जब दोनों सेम फेज में चल रहा है बच्चे बटी, तो आप ऐसा ले लो, सपोज ये V के लिए ग्राफ है, ये V की डायरेक्शन है बच्चे बटी, ये V ऐसे जा रही है, वोल्टेज ऐसे जा रही है बच्चे बटी, ये हो गया V0 साइन ओमेगा टी लिख देता हूँ मैं, साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का ग्राफ है बच्चे बटी। तो क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 है, तो जैसे वोल्टेज जाएगी बच्चे बटी जिस डायरेक्शन में, आपके लिए क्या जाएगी, वोल्टेज जाएगी, ये वोल्टेज आ रही है ना ग्रीन वाली मार्कर, और फेज डिफरेंस 0 है बच्चे बटी, इसका मतलब जो करंट है, करंट भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, साथ साथ चल रही है, यहाँ पे भी हम देख चुके हैं। वैसे बच्चा बटी तो करंट की डायरेक्शन होगी, आल्सो करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी, इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे में। ठीक है, देखो करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको ओवरलैप कर देते हैं, या फिर इसको ऐसे में दिखा दो, या फिर इसे ओवरलैप कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आल्सो डायरेक्शन हो गया V0 साइन ओमेगा टी वोल्टेज के लिए बच्चा बटी, और अगेन करंट के लिए डायरेक्शन हो गया I0 साइन ओमेगा टी, और ये हो गया बच्चा बटी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगर सपोज मान लिया करंट 90 डिग्री आगे चल रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज पीछे चलेगा। अगर करंट आगे चल रहा होता ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक केस, सपोज आपके पास आ गया है, तो अगर
करंट आई है और करंट अगर 90 डिग्री आगे है तो इसका मतलब वोल्टेज पीछे होगा, तो वोल्टेज पीछे होगा बच्चा बटी, तो ग्राफ बनेगा ऐसे में 90 डिग्री, और क्योंकि पीछे है, वोल्टेज पीछे है तो वोल्टेज बन जाएगा नीचे की तरफ। अगर वोल्टेज बच्चा बटी करंट से आगे चल रहा हो, वोल्टेज करंट से आगे चल रहा हो, देन ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये आई की डायरेक्शन, ये वी की डायरेक्शन, ये 90 डिग्री। क्या का वोल्टेज अगर 90 डिग्री करंट से आगे चल रहा हो तो जो वी होगा वो 90 डिग्री अप साइड में होगा वोल्टेज से। देखिए सेम इतना सा काम है, इतना सा काम होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। ओके, तो क्या करना है बच्चा बेटी, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए, सबसे पहले तो आप डायग्राम या फिर बोलो उस डायग्राम को क्या बोलेंगे फिजिक्स में, सर्किट। आप सर्किट ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पे था एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर के लिए अगर पूछा तो सबसे पहले हमने एसी वोल्टेज शो किया और देन बच्चा बेटी हमने उस सर्किट में रजिस्टर को शो कर दिया। सेम आपके पास इंडक्टर आएगा, ये वोल्टेज सप्लाई सेम देना है, बस वहाँ पे इंडक्टर लगा देना। फिर कैपेसिटर का लगाएगा तो कैपेसिटर लगा देना बच्चा बेटी। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल लेंगे, आई 0 sin ओमेगा टी बच्चा बेटी। देन यहाँ पे रिएक्टेंस निकाल लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद हम ग्राफ शो कर देंगे। ठीक है, ग्राफ शो कर देंगे बच्चा बेटी, और देन जो हमारा मेन काम है फेज डिफरेंस फाइंड करना बच्चा बेटी, उस फेज डिफरेंस को हम इस वेक्टर फॉर्म में शो कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे कंप्लीट होता है इस टाइप के डेरिवेशन। किस टाइप के, एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, देन लास्ट में बच्चा बटी एलसीआर सर्किट पे हम आ जाएंगे। ओके, तो ये है बच्चा बटी एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर के लिए हमने कुछ बेसिक टर्म्स जाने, अल्टरनेटिंग करंट के, इंपीडेंस, रिएक्टेंस बच्चा बटी। इन प्रीवियस लेक्चर हमने अल्टरनेटिंग करंट के बेसिक टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। हमने इससे पहले आरएमएस वैल्यू डिस्कस कर लिया बच्चा बटी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक कीजिए बच्चा बटी, और इसी तरह से बने रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम रजिस्टर की जगह, जिसमें रजिस्टर की जगह इंडक्टर जुड़ा होगा और कैपेसिटर जुड़ा होगा बच्चा बटी। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।